शोलों में घिरी हुई तारीखी इमारत के ऊपर सिया धुएं का पहाड़ अचानक बुलंद हुआ तो बूढ़ा आदमी लम्हा भर को लुढ़खुड़ाया और फौरन मेरे कंधे पर हाथ रखकर सहारा लेने की कोशिश की। मैंने उन्हें थाम लिया और हम आहिस्ता आहिस्ता मेरी गाड़ी की तरफ बढ़े। थोड़ी देर में हम हुजूम और हंगामे से निकलकर हमवार रास्ते पर शहर के मशरकी सिमत में वाक़े खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर तरीन अदीब साफ़ी और ब्रॉडकास्टर मुश्ताक शबाब साहिब के घर की तरफ रवां दवां थे, जो मेरे साथ गाड़ी में मौजूद थे। कदरे पुरसुकून होकर उन्होंने राख का ढेर बनते रेडियो पाकिस्तान पिशावर की कहानी शुरू की। ये पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के बाद दूसरा रेडियो स्टेशन था और ये 1935 में बना। पहले रेडियो का दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट के 2 कमरों, जहां अब हाई कोर्ट की इमारत है, में कायम हुआ, लेकिन 1942 में मौजूदा इमारत मुकम्मल हुई और रेडियो पाकिस्तान इसमें शिफ्ट हुआ। अहमद नदीम कासमी, नून मीम राशिद, करतार सिंह दुग्गल, अहमद फराज और खातिर गजनवी जैसे शायद दिमाग इसी इमारत में काम करते और अपना रिज्क कमाते रहे थे। शबाब साहिब की आवाज़ में लर्जिश नुमाया हुई तो लम्हा भर को खामोश हुए। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए मजीद बताया कि 14 अगस्त 1947 की रात 11:59 पर रेडियो पिशावर के ब्रॉडकास्टर आफ्ताब अहमद ने पहला ऐलान किया कि ये ऑल इंडिया रेडियो पिशावर है। आप अगले ऐलान का इंतज़ार फरमाएं। चंद सेकंड बाद जैसे ही रात के 12 बज गए तो आफ्ताब अहमद ने ऐलान किया कि ये रेडियो पाकिस्तान पिशावर है। गोया ये पाकिस्तान का पहला बाकायदा ऐलान था जो इसी इमारत से हुआ था। कुछ ही देर में मैंने गाड़ी शबाब साहिब के गेट पर रोक दी तो उन्होंने टिश्यू से अपनी आंखें साफ की और गाड़ी से उतरते हुए खुद कलामी के अंदाज में कहा कि इन बदबख्तों को क्या मालूम कि उन्होंने एक इमारत नहीं बल्कि एक तारीख जलाकर राख कर दी। शबाब साहिब को पहुंचाकर थोड़ी देर में मैं वापस हंगामा आराई की लपेट में आए शहर के वस्त में वापस पहुंचा। एक शख्स रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत से एक कीमती मशीन उठाकर भागने लगा तो पिशावर के जहां दीदा और सीनियर सहाफ़ी शमीम शाहिद ने रोक कर एक दुख के साथ पूछा कि आखिर इस मशीन का तुमने करना क्या है। इनकलाब के लिए इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करने वाले शख्स के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई और जवाब दिया कि बिजली का बिल ज़्यादा आया है, इसलिए ये मशीन बेचकर अपना बिल भर दूंगा। इनकलाब की एक और छोटी सी कहानी भी सुन लीजिए। सत्तार खान ने गांव के ख़राब होते माहौल से बच्चों को बचाने और माली परेशानियों के सबब 2 साल पहले पिशावर शिफ्ट होने का फैसला किया और 3 मरले के घर का बलाई हिस्सा किराए पर लिया। उसने बीवी का आखिरी जेवर बेचा और एक करीबी अजीज से कुछ कर्ज लेकर छोटी सी गाड़ी खरीदी। अब घर का चूल्हा, बच्चों की तालीम और किराया इस छोटी सी गाड़ी के नातवा कंधे पर थे। लेकिन अगले दिन ये वाहिद सहारा भी 14-15 साल के इनकलाबियों, जिनमें अक्सरियत शहर भर के नशई, लफंगों और हवास बाख्तगी के शिकार नफ्सियाती मरीजों की थी, के हत्थे चढ़ी और अब सत्तार खान का वाहिद जरिया आमदन चकनाचूर शक्ल में रोड के किनारे पड़ा है। ये तो इस मकबूलियत की महज 1-2 मिसालें हैं जिसे माकूलियत छू कर भी नहीं गुजरी। लेकिन अहम सवाल ये है कि इस बंदर के हाथ में उस्तरा थमा देने वाले उन कौमी मुजरिमों के सामने कानून अब भी हाथ बांधे खड़ा होगा या ये हाथ खिलाफ रिवायत उनकी गर्दनों पर भी पड़ेगा, जिनके ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात मुल्क को इस नहज पर लेकर आए हैं कि आलमी बिरा
बिरादरी इरिट्रिया और सूडान को भी भूल बैठे। सच तो ये है कि मैं गुमराही और तबाही के रास्ते पर चलते इस हजूम को भी कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि जब मुंतखब वजीर आज़म को आप फांसियों पर लटकाते, सड़कों पर तड़पते छोड़ते, ताहयात नाअहल करते, जेलों में डालते, गद्दार ठहराते और जिला वतन करते रहेंगे, जब पार्लिमान को बेवुकत करते, रबड़ स्टैंप बनाते और 64 को 34 से शिकस्त दिलवाते रहेंगे, जब सियासत पर कंट्रोल रखने के लिए MQM, क्वाफ लीग और PTI तराशते रहेंगे, जब अदालतें अपनी मर्जी से चलाने के लिए जस्टिस मुनीर से साकिब निसार तक और व्हाट्सएप से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को फैज़ हमीद की धमकी देने तक जैसे मामलात से चलाते रहेंगे, जब मीडिया में ब्रिगेडियर शफीक से बोल और दौरान शो मुस्तफीद होने से चौधरी गुलाम हुसैन तक जैसे तमाशे लगाते रहेंगे, जब असल गद्दारों यानी फौजी आमरों को पेटी बंद होने के नाते बचाते जस्टिस वकार अहमद सेठ जैसे मुंसिफों की अदालतें और फैसले उड़ाते और साबिक जर्नैलों की करप्शन पर एहतसाब को शजरे ममनुआ करार देते रहेंगे, तो फिर बदलते हुए ज़माने के हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मान लीजिए कि इसी मंजरनामे से कोई मुहज़्ज़ब डिसिप्लिन नहीं बल्कि वही हुजूम बरामद होगा जो बंदर के हाथ में उस्तरे की मिसाल अमली शक्ल में समझा देते हैं, और फिर वही होता है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। साहब, मान लीजिए कि जिस जाहिलियत और हवास बाख्तगी की काश्त आप ही के मंतकों और असाकरे रफ्तगाह के हाथों होती रही, वही अब अपने रेशे रेशे को जहर आलूद बनाकर न सिर्फ फसले फना का रूप धार चुकी बल्कि अब उसकी बेलें आप ही के दरो दीवार को लपेट में भी लेने लगी हैं। सिर्फ रेडियो पाकिस्तान पिशावर की तारीखी इमारत को जलाकर राख की ढेर में नहीं बदला गया, सिर्फ ईदी एम्बुलेंस से मरीजों को रोडों पर उतार कर एम्बुलेंस को भांबड़ नहीं बनाया गया, सिर्फ शाहराहों और मोटरवेज को बंद नहीं किया गया, सिर्फ अस्पतालों और सरकारी इमारतों में बेशऊर और बेखबर गौल ने घुसकर तबाही नहीं फैलाई, सिर्फ सियासतदानों को चोर डाकू कहकर और माँ बहन की नंगी गालियां नहीं दी गईं, बल्कि अब तो आपके हवाले से भी वो शेर सादिक आने लगा है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कोई बंदा अगर साहिब होश हो तो फिर वो आपके दुख और अजियत पर भंगड़ा क्यों डालेगा, खुशी का इजहार क्यों करेगा, ताने क्यों देगा, बल्कि हमदर्दी का एहसास ही उभरेगा, दुखी और गमगीन ही होगा। खुदा की कसम, जिन्हें सबसे ज़्यादा दुखी और उदास देखा वो वही लोग ही थे जो अपनी सच्चाई के बाइस आपके अताब का निशाना बनते रहे, जबकि आपके पाले हुओं का रवैया भी पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन मानना पड़ेगा कि वतन का दर्द तो किसी सहाफ़ती जेब कुतरे, किसी जहनी तौर पर मजनू और किसी नीम पागल को नहीं, बल्कि एक दानिशमंद, एक साहिब होश और एक पुरखुलूस आदमी को ही होगा। सो बारे दीगर गुजारिश करूंगा कि मान लीजिए साहेब कि अब अगर हम सब ने इज्तिमाई तौर पर जिंदा भी रहना है और आगे भी बढ़ना है तो आखिरी और वाहिद रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो है आईन और कानून की सरबुलंदी और यकसां अमलदारी। और बस माजी पर मट्टी भी डालना पड़े तो डाल दीजिए, सौदा फिर भी महंगा नहीं। For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.